ओके, सो अब वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका खुद का मनी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग करने का ट्राई करेंगे कि तुम क्वालिटी बेकार लगा देना, हमें बिल इतने रुपए का दे देना, हम तुमको साइड में इतने रुपए कमीशन दे देंगे, बाकी का पैसा उनका खुद का हो जाएगा। रियल में 2 लाख लग रहा है, 2 लाख हमने तुमको देना ही है, इसके अलावा तुम बिल हमें 5 लाख का बना के दोगे, इसके लिए 50,000 मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। और बाकी का जो बचा 2.5 लाख रुपए, वो 2.5 लाख हमने क्या किया, हमारी पॉकेट में डाल दिया। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि पैसा हमारा नहीं लग रहा, जो काम हो रहा है वो भी हमारे लिए नहीं हो रहा, दोनों ही चीजें हमारे लिए नहीं हो रही है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम हमेशा ऐसे सोच सकते कि यार ठीक है ना, चल रहा है जैसे चलने दो। तो इसलिए यहाँ पे ऑडिटर को सबसे ज्यादा किसके ऊपर फोकस करना होता है, एक्सपेंडिचर ऑडिट के ऊपर। तो ऑडिटर ये चेक करता है कि सबसे पहले आपको खर्चा करने के लिए ये अथॉरिटी मिली भी है या नहीं मिली है, चाहे जनरल रेजोल्यूशन से मिल रही है, चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन से मिल रही है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, तो आपको ये चीज का सैंक्शन मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, देन मैम आप यस मैम ये ऑडिटर भी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती होगी ना? ये ऑडिटर तो गवर्नमेंट, जैसे ये तो गवर्नमेंट फिर मैम ऑडिट हुए बाद इतने फ्रॉड्स वगैरह क्यों होते हैं यहाँ पे? क्या मैम ऑडिट हुए बाद फिर इतने फ्रॉड्स वगैरह कैसे होते हैं यहाँ पे? ऑडिटर तो फ्रॉड से निकालने की कोशिश करता है, और फ्रॉड्स तो ऑलरेडी हो चुके होते हैं जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत वाले करते हैं, ठीक है। और ऑडिट होने के बाद भी बहुत सारे फ्रॉड रह सकते हैं, क्योंकि अगेन ऑडिटर्स की कुछ लिमिटेशंस होती है, इनहेरेंट लिमिटेशंस। हमें रियल में मतलब होते भी हैं क्या इन पंचायत वगैरह के ऑडिट? हाँ यस मैम, प्रैक्टिकल सबकी लाइफ होगी, में होते हैं। बिल्कुल। मैम लगता तो है नहीं, क्योंकि फ्रॉड कैसे होता है इसमें बहुत लगता तो है नहीं, लगता क्यों नहीं आप, कुछ करते हैं मैम ये तो गवर्नमेंट आधा को काम ऑडिटर करके अपॉइंट नहीं छोड़ करते। देते हैं। मतलब एक बार के लिए आते हैं, जब वोट चाहिए होते हैं उस टाइम पे तो ये करेंगे तो वो करेंगे, और फिर कुछ नहीं करते। क्या लेना देना ऑडिटर का, उससे क्या लेना देना। ऑडिटर किसके लिए अपॉइंट हो रहा है, फाइनेंशियल ऑडिट। तो मैम जो काम करते हैं ना, आपने क्या प्रॉमिस किया था, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब मैम मेरा ये कहना है, जैसे कि गांव में ग्राउंड वगैरह बनवा रहे हैं, देन उसमें आधी चीजें लगा के छोड़ दी, अभी कुछ नहीं हो रहा, 3 साल से वैसे ही पड़े हैं। तो ऐसे में अगर ऑडिट होता तो कुछ तो होता उसमें। तो ऑडिटर जाकर अभी वो के तो सरपंच बदल गए, अभी नया आ गया, कुछ नहीं हो रहा। ऑडिटर जाकर के आपका ये काम थोड़ा ना देखेगा कि काम आपका किस लेवल तक पहुंचा है। आपने बोल दिया कि काम बीच में रुका हुआ है, खर्चा इतना हुआ था, तो हम तो सिर्फ क्या चेक करेंगे, खर्चा इतना हुआ था, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है खर्चा कितना हुआ, पैसा कितना बाहर गया और पैसा कितना आया। काम आप कितना कर रहे हो वो जाकर के जज करने वाला ऑडिटर कौन होता है, वो जाकर के जज तो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट आगे से आपको कुछ कहेगी तो आप कुछ करोगे। ऑडिटर का काम क्या है, केवल फाइनेंशियल नेचर की चीजें देखना, कि आप बोल रहे हो कि भाई कोई चीज, आप रेलवे स्टेशन बनाने वाले थे यहाँ पे, तो रेलवे स्टेशन पे खर्चा कितना हुआ, 10 लाख रुपए का हुआ, आपकी बुक्स बोल रही है 10 लाख का हुआ, तो मुझे एविडेंसेस दिखा दो 10 लाख का हुआ, मेरा काम खत्म। अब 10 लाख में आपने काम क्या किया, क्वालिटी क्या लगवाई, रियल में 10 लाख में जितना काम होना चाहिए उतना हुआ या नहीं हुआ, वो सब मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एज एन ऑडिटर मुझे उन सबसे कोई मतलब नहीं है। मैम जैसा कि आपने कहा कि ऑडिटर चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट मतलब ओरिजिनल है या नहीं है, जैसे 10 लाख का अप्रूव हुआ तो मतलब ओरिजिनल है या नहीं डॉक्यूमेंट। तो मैम ये जैसे मैम फ्रॉड्स कैसे होते हैं फिर, मैम इतने मतलब करोड़ों के प्रोजेक्ट पास होते हैं, तो मैम ये नकली बिल लगाते हैं, मैम इतने फ्रॉड्स होते हैं, फिर ऑडिटर चेक क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि नकली बिल आप लगाते हो, आपको पता है, उसके ऊपर सामने वाले के देखिए समझिए नकली बिल का मतलब क्या होता है। अपन लोग क्लोथ्स में डीलिंग करते हैं, हाँ, अपन लोग क्लोथ्स में डीलिंग करते हैं, ठीक है। मैं आपसे क्लोथ्स परचेज करती हूँ, रियल में मैंने आपसे कोई क्लोथ परचेज नहीं किया, ठीक है, बट मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्वांटिटी इंक्रीज करना था,
क्यों क्वांटिटी इंक्रीज करना था? क्योंकि मेरे पास में स्टॉक तो पड़ा है रियल में, मेरे पास में स्टॉक पड़ा है रियल में। कैसे पड़ा है? क्योंकि मैं 2 नंबर में बिना बिल्स के बहुत सारा क्लॉथ परचेज करती हूँ, ठीक है। तो स्टॉक तो पड़ा है मेरे पास में, बट मेरे पास में ऐसा कोई परचेज बिल नहीं है जिससे मैं ये शो करूं कि मेरे यहाँ पे स्टॉक पड़ा है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा कि भाई तू मुझे एक बिल बनाकर दे दे जिसके अंदर इतना मीटर कपड़ा इतने के भाव से मुझे दे देना, ठीक है। जीएसटी ले लेना मुझसे, बिल बनाओगे तो ऑब्वियसली जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट मुझसे ले लेना। वो बोलेगा आप मुझे क्या बोलोगे, जीएसटी तो गवर्नमेंट को चला जाएगा, मेरा क्या फायदा, तुम्हें तो फायदा हो रहा है, मेरा क्या फायदा। तो अब हम उसको क्या कहेंगे, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना। अब आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, ये क्या है, एक फेक बिल है। फेक बिल है जिसके अंदर क्या हुआ, आपने सिर्फ सामने वाले से बिल खरीदा है, आपने स्टॉक नहीं खरीदा है सामने वाले से सिर्फ बिल खरीदा है, ठीक है। मैं कब आ रही हूँ आपकी ऑडिट करने, ईयर एंड पे ऑडिट करने आ रही हूँ, ठीक है। आपने उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एकदम सही किया, गुड्स आए, परचेज वैल्यू भी प्लस हुई, स्टॉक भी आया, हर एक चीज वहां पे आपने शो करी है, जीएसटी का पेमेंट हो रहा है, जीएसटी के जीएसटी पोर्टल पे क्रेडिट आ रही है, हर एक चीज हो रही है। तो क्या अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आपके ऊपर ब्लेम लगा पाऊं कि ये बिल खरीदा हुआ है? मेरे को क्या पता खरीदा हुआ है, ठीक है। तो सेम चीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी होती है। आप क्या करेंगे, आपके पास में बहुत सारे टेंडर्स आते हैं, मेरे को रोड बनाना है, ठीक है, मेरे को तो गवर्नमेंट ने दे दिए 20 लाख रुपए रोड बनाने के लिए, मुझे रोड बनानी है, मैं न्यूज़पेपर में टेंडर निकाली ऑफिशियली कि भाई हमको यहाँ से यहाँ तक रोड बनाना है, इसके लिए आप हमें क्या दीजिए, टेंडर्स दीजिए। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने मुझे टेंडर दिए, टेंडर ऑफिशियली दिए, सबने अपना अपना रियल कोटेशन दिया, मुझे रियल कोटेशन दे दिया, ठीक है। मुझे पसंद आए मिस्टर बी, जो भी कोटेशन के हिसाब से थे मुझे पसंद आए मिस्टर बी ने कोट किया था कि भाई हम 9 लाख रुपए में आपकी ये सड़क बना देंगे, मुझे अलाउड हुए थे आगे से 10 लाख रुपए, ठीक है। तो मैंने मिस्टर बी को बुलाया, बोला कि ठीक है 9 लाख में बना दोगे, कि हाँ 9 लाख में। अब इसकी क्वालिटी अगर थोड़ी रिड्यूस कर दो, सीमेंट की जगह मिट्टी ज्यादा मिला दो, तो कितने में पड़ जाएगा मुझे ये? तो उसने कहा भाई 6 लाख में पड़ जाएगा, ठीक है। तो कोटेशन क्या है मेरे पास में, रियल कोटेशन है 9 लाख रुपए की। मैंने उसे मेरी टेबल पे बुला करके कहा कि ठीक है तुम क्या करना, सीमेंट की जगह मिट्टी ज्यादा मिला देना और ये सड़क बना देना, ठीक है। उसने कहा ओके मैं बना दूंगा, मुझे क्या मिलना है इसका, ठीक है, क्योंकि एक्चुअलिटी उसको पता है, मुझे पता है, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे 3 लाख रुपए बच रहे, मैं तुझे 10% तुझे दे दूंगा, 30,000 रुपए तुझे एक्स्ट्रा दे दूंगा। उसकी जेब से कितना खर्चा हुआ, 6 लाख तो हम दे ही रहे हैं, उसको चुप रहने के लिए हमने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया 30,000 रुपए, ठीक है। कोटेशन कितने का था, 9 लाख रुपए का। तो अब जो बंदा इस पर्टिकुलर काम के अंदर इन्वॉल्व था, उसे कितने का बेनिफिट हो गया, 2,70,000 का। जब कोटेशन 9 लाख का, बिल 9 लाख का, ठीक है, आपके यहाँ से पेमेंट की आउटगोइंग बैंक से हुई 9 लाख रुपए की, ठीक है। उस बंदे को 6,30 तो आप 6,30,000 रुपए तो उसने रख लिए, 2,70 उसने आपको वापस से कैश पेमेंट कर दिया आपके घर पे आकर के। इसका सबका मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे सामने तो सिर्फ क्या है, बैंक से 9 लाख रुपए जा रहे, कोटेशन 9 लाख रुपए का आया था, भाई सब कुछ रियल चीजें हो रही है। तो ऑडिटर कैसे पकड़े कि रियल में 2,70 आपकी जेब में गए हैं, समझे? यस मैम। है ना? तो इस तरीके से फ्रॉड्स करते हैं ये लोग। क्या साइड टेबल पे जो बोलते हैं ना भ्रष्टाचार चलता है इंडिया के अंदर, वो कैसे चलता है, वो सब साइड टेबल पे चलता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आप जाकर के किसी के भी देख लो, बहुत ही सच्चाई से बने हुए होते हैं, हर एक चीज का आपको एविडेंस मिल जाएगा, है ना। बट अब हम इन फ्रॉड्स को पकड़ कब सकते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन होता है। इसीलिए ऑडिटर का मेन ड्यूटी फ्रॉड्स पकड़ना नहीं होता है, क्योंकि ऑडिटर की एक लिमिटेशन है, उसे सिर्फ फाइनेंशियल फिगर्स चेक करने हैं। जब उसे ध्यान ही केवल फाइनेंशियल फिगर्स पे देना है तो वो फ्रॉड्स पे इतना ज्यादा ध्यान ही नहीं देता है। बट आपने एज ए इन्वेस्टिगेटर किसी को अपॉइंट किया है तो वो हर चीज की तह तक जाएगा, है ना।
अब वो सामने वाले की जाकर के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है, सामने वाले से जाकर भी इंक्वायरीज कर सकता है, सामने वाले के पेपर्स भी देख सकता है, और जो पंचायत है उसका खुद का भी पेपर कभी भी ऊपर नीचे, कितना भी ऊपर नीचे कर सकता है। बट ऑडिटर इतना ऊपर नीचे नहीं करता। ऑडिटर सिर्फ आपसे एविडेंसेस इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मांगेगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी वाले आते हैं, रेड मारते हैं, तो मूवी देखिए ना रेड, वो क्या करते हैं, सब कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं। इतना राइट ऑडिटर के पास तो ना होता है, इसलिए ऑडिटर कभी भी फ्रॉड को नहीं पकड़ पाते हैं। ओके, ये समझ में आया या नहीं आया? मैम ऑडिटर इसके बारे में किसी को जैसे उसको पता चल रहा है वो रिपोर्ट कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, उसको पता चल रहा है कि भाई फ्रॉड्स हो रहे हैं तो वो बिल्कुल रिपोर्ट करेगा। ओके, तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन म्युनिसिपैलिटीज से क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 4 है, सबको समझ में आ गए होंगे। फेयरनेस और करेक्टनेस पता लगानी है, एडिकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो मनी है वो मुझे मिला या नहीं मिला ये चेक करना, और डिटेक्ट दी फ्रॉड एंड एरर्स, जो भी एरर्स है फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको फाइंड आउट करना। नाउ मैम यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट क्यों नहीं होता? होता है, हमारे कोर्स में नहीं है। हाँ होता है, गवर्नमेंट चाहे तो ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है किसी लोकल बॉडी के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर, बट वो इनमें जब सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है ना इसलिए। हाँ, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑडिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी में ऑडिटर को क्या क्या मेन चीजें ध्यान रखनी है, तो जो भी मैंने आपको अभी समझाया और बोला वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। टू एंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर्स, इसको वर्ड स्पेलिंग सही कर लेना, एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड conform to the relevant provisions of the law and is in accordance with the financial rules and regulations framed by the competent authority. ठीक है, जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ है या नहीं है, या फिर किसी फाइनेंशियल रूल्स और रेगुलेशन में हमें किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एलिजिबल किया है क्या कि वो हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई बजट ने ऑथराइज किया है ना कि मैं सड़क बना सकती हूँ, तो ये उस पर्टिकुलर बजट के रूल्स के अंदर जाकर के मुझे देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है आपको कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, ये चीज देखनी है कि रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप ये खर्चा कर तो सकते हैं ना, इसका सैंक्शन आपको सामने से मिला है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, यानी कि मेन बजट में इसका सैंक्शन मुझे मिला है ना बाय पासिंग स्पेशल और जनरल ऑर्डर टू एनकेश दैट देयर इज प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर एक्सपेंडिचर एंड इज ऑथराइज्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इस एक्सपेंडिचर के लिए हमें वो पैसा मिल भी गया है और हमें ऑथराइज किया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये खर्चा करने के लिए। यहाँ पे बात करी हमने कि सैंक्शन हुई है क्या हमारी लिमिट, यहाँ पे हमने बात करी कि उसके लिए हमें पैसा मिला है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो भी हम खर्चा कर रहे हैं वो इकोनॉमिकली तो कर रहे हैं ना, वो इकोनॉमिकली तो कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि पैसा हमारा नहीं लग रहा तो हम बिना देखे वहां पे 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और काम भले 10 लाख में हो रहा हो, है ना। तो ये चीज भी ऑडिटर को चेक करनी होती है कि जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो इकोनॉमिकली तो हो रहा है ना। फर्स्ट चीज क्या चेक करनी है, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपका वो खर्चा तो है ना, सैंक्शन हुआ है ना, आपको सैंक्शन हुआ तो वो पैसा तो मिल गया ना आपको, ठीक है। पैसा मिल गया तो आप उसे इकोनॉमिकली तो खर्च कर रहे हैं ना। ये 4 पॉइंट्स ऑडिटर को एक्सपेंडिचर ऑडिट के लिए चेक करने होते हैं। क्लियर? यहाँ पे केवल एक्सपेंडिचर ऑडिट के लिए क्यों कहा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो भी म्युनिसिपैलिटी और पंचायत होती हैं यहाँ पे हमारा खुद का पैसा नहीं होता है, पैसा गवर्नमेंट का होता है और खर्च भी हमारे लिए नहीं हो रहा, हमारा तो अमाउंट फिक्स है, उतना हमें मिल जाएगा, ठीक है।
ना ही वो पैसा हमारे खुद के लिए यूज में आने वाला है, वो पब्लिक के यूटिलाइज करती है। मतलब जो भी सड़क और बन रही है उन सब का यूज जनरल पब्लिक कर रहे हैं, मेनली हमारे लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसलिए पैसे का मिस यूटिलाइजेशन होना बहुत ज्यादा हो सकता है यहाँ पे, इसलिए ऑडिटर का मेन फोकस एक्सपेंडिचर ऑडिट पे होता है। क्लियर सबको? अब आज के लिए इतना बहुत है। मैम वैसे 15 मिनट्स है Yes, ma'am. हमारे पास। मैम ब्रेक दे आज दो। के लिए काफी है मैम। ओके, आज के लिए काफी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 2 मिनट लीव मत करना, 2 मिनट मेरी बात सुन लो। एक तो आपको जो भी ऑडिट्स मैंने पढ़ाई है वो आपको पढ़नी है, हॉस्पिटल ऑडिट और जो भी आपके इस नोट्स के अंदर है, एजुकेशन। ठीक है। सेकंड काम जो आज आपको करना है, आपने कंपनीज एक्ट के अंदर सब कुछ पढ़ रखा है। अब जो मैं कल परसों तरसों पढ़ाऊंगी ना आपको, बस ऑडिट पर्पस से पढ़ाऊंगी, बट जो भी पढ़ाऊंगी वो सब कुछ आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ रखा है। अगेन हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है कल से, कंपनीज एक्ट, तो आपका लॉ का रिवीजन चल करवाऊंगी मैं कल से। आपने शेयर से रिलेटेड एक्ट पढ़ रखा, प्रोविजन पढ़ रखा है। शेयर ट्रांसफर क्या होते हैं, शेयर ट्रांसमिशन क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, कैसे इशू होते हैं, सब कुछ पढ़ रखा है। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। तो कल शेयर वाला टॉपिक रीड करके आओगे, शेयर्स और डिबेंचर्स। एक और चीज, डिविडेंड के बारे में पढ़ रखा है, डिविडेंड कौन Yes, डिक्लेयर ma'am. करता है। यस मैम। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड पढ़ रखा है। Yes, नो मैम। नहीं पढ़ रखा है इन्वेस्टर एजुकेशन No, प्रोटेक्शन। ma'am. नो मैम। नहीं आज। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, डिविडेंड वाला सेक्शन पढ़ करके आएंगे, ठीक है। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर ma'am. कैपिटल, ऑल्टरेशन ऑफ यस शेयर मैम पढ़ा है पढ़ मैम। रखा है, सेक्शन Yes, ma'am. 61। Yes, ma'am. तो तो ये है, मैम। सेक्शन, ऑल्टरेशन इशू ऑफ बोनस शेयर, पढ़ा है ये मैम। भी पढ़ा है मैम। बायबैक ऑफ मैम शेयर्स, डिडक्शन भी पढ़ा है। मैम पढ़ा Yes, है। हाँ मैम, ये भी सेक्शन पढ़ा है। 62। रिडम्पशन ऑफ शेयर डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं पढ़ा, पढ़ा है, अकाउंटिंग से पढ़ा है, पढ़ा है। अकाउंटिंग से पढ़ा है। ठीक है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, पढ़ा है मैम अकाउंटिंग पर्पस से। अकाउंटिंग। कल पढ़ाने या पढ़ाओगे? आप पढ़ाओगे ना मैम? मैं पढ़ाऊंगी तो सही, बट आप लोगों को एक बार पढ़ करके आना है, ठीक है। वो आप पूछोगे पहले। बिल्कुल, मैं पहले पूछूंगी आप लोगों से सारी चीजें कि इस सेक्शन में लिखा हुआ क्या है, फिर मैं ये आपको बताऊंगी कि ऑडिटर क्या करता है, ठीक है। तो Okay, आपको ma'am. ऑलरेडी इसका नॉलेज है, इसलिए आप पहले मुझे समझाओगे कि आपका कंपनीज एक्ट क्या कहता है, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि ऑडिट में क्या करना है, ऑडिट क्या ठीक है? बोलता है? ओके, तो Okay, इजी ma'am. हो जाएगा अपना। कल अपना ये चीजें आप लोग पढ़ के आएंगे। वापस से रिपीट कर रही हूँ, शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में, ठीक है। शेयर इशू कैसे करते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन कैसे करते हैं, डिबेंचर इशू कैसे करते हैं, डिविडेंड का क्या होता है पूरा प्रोसेस, वो चीजें, बायबैक ऑफ शेयर्स, और एक और पॉइंट कौन सा बताया था मैंने, Forfeiture. बोनस शेयर्स, ठीक है। बोनस शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, ये सारी चीजें आप लोगों ने एक्ट के अंदर पढ़ रखी है, उनके सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए कल, ठीक है। चलिए, Yes, ma'am. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am.